सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वीर अब्दुल हमीद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक महान शहीद वीर अब्दुल हमीद के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17 वीर अब्दुल हमीद। सन 1956 के भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाला एक वीर था अब्दुल हमीद। तो बच्चों, हमारे देश का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1956 में। तो अपने प्राणों का जिसने बलिदान किया वो था वीर अब्दुल हमीद, जिसने सिद्ध कर दिया कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। देश, धर्म और देशभक्ति की अमिट छाप छोड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद के जीवन की यह वास्तविक घटना है। मतलब ये बता दिया इस वीर अब्दुल हमीद ने कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देशभक्ति के आगे सब, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ईमान हो, सब कुछ छोटा है, सबसे बड़ा देश है। तो ये उसके जीवन की वास्तविक घटना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वीर अब्दुल हमीद की। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं अवश्य जानता हूं कि मेरे देश में 100 करोड़, आजकल लगभग 130 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूं। उसका नाम अब्दुल हमीद था। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके बारे में हम यह नहीं जानते कि वो कितने हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे देश में 100 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं और आजकल इनकी संख्या 130 करोड़ हो गई है। तो उसी में से एक हिंदुस्तानी की कहानी है वीर अब्दुल हमीद की, जो कि एक मामूली सा किसान था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं के सोने और भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक, मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताजी सौंधी खुशबू पर गुनगुनाना जानता था। तो ये जो हम अब्दुल हमीद थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अच्छी लगती थी धान की नाचती हुई फसल, पके हुए गेहूं, सोने के भुट्टे के जो दाने होते हैं ना, सोने जैसे, वो गन्नी के अंदर जो रसीली सी लचक आ जाती है, मटर की कासनी फूलों की और सरसों की पीली चुनरी जैसी, जो मतलब जब सरसों के फूल खिल जाते हैं, जो पीली चुनरी जैसी बिछ जाती है, और बरसात की जब पहली छींटें आती है, उन पर वो गुनगुनाना जानते थे, उन पर गाना गाना जानते थे, मिट्टी की सौंधी खुशबू पर गुनगुनाना जानते थे। आगे क्या कह रहे लेखक, मैं भी गाजीपुर का हूं और केवल यह कहना चाहता हूं कि अब गाजीपुर का होना गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। मैं यह नहीं कहता कि मैं मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उसके गाजीपुर का हूं। मैंने गाजीपुर को क्या दिया, उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि वो गाजीपुर के हैं और गाजीपुर का होना आज एक बहुत बड़े अभिमान की बात है, घमंड की बात है। और क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी बस्तियां हैं, सब यही सोचती हैं कि काश अब्दुल हमीद उनके यहाँ पैदा हुआ था, उनके शहर में पैदा हुआ होता, क्योंकि वो गाजीपुर में पैदा हुआ और गाजीपुर को जो उसने सम्मान दिलवाया, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कहता कि जो अब्दुल हमीद था मेरे गाजीपुर का है, मैं तो ये कहूंगा कि मैं उसके गाजीपुर का हूँ, क्योंकि लेखक कह रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया उस गाजीपुर को, उसने परमवीर चक्र दिलाया था। बच्चों, जो वीरता का सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र, वो मिला था अब्दुल हमीद को। उसने अपने बेटों, अपनी बेटियों के लिए सौगात ना भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। तो कह रहे हैं कि मरने के बाद उसने अपनी बेटे और बेटी के लिए कुछ नहीं भेजा, उसने तो गाजीपुर के लिए भेजा। और क्या भेजा? परमवीर चक्र। मतलब उन्होंने ऐसा त्याग दिया देश के लिए, समाज के लिए, कि पूरा गाजीपुर अपने आप को धन्य समझने लगा कि वीर अब्दुल हमीद हमारे यहाँ पैदा हुआ। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश है। यह संदेश यह है। तो कह रहे हैं कि वो जिस मेज पर बैठे हुए लेखक, वहां पर एक पोस्ट कार्ड पड़ा हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि लगातार उन्हें देख रहा हो। उस पर पिक्चर बनी हुई है और छोटा सा संदेश भी लिखा है। क्या है वो संदेश? प्रिय राही। राही मतलब लेखक का जो छोटा सा नाम है, राही है। हाँ, उपनाम हम कह सकते हैं, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला है, ऐसे राही। हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुआ तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है।
मैं किसे बधाई देता और किसे अपना दुख कहता, गुलाबों की सरजमीन पर कितना पर यह कितना हसीन गुलाब खिला, किसे खत लिखता उनके घर का पता ही नहीं मालूम, फिर याद आया कि तुम तो घरेलू घरेलू ही हो उनके, गाजीपुर इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा किसे बधाई दूं और किसे शोक प्रकट करूं। तो लेखक कह रहे हैं कि जो पत्र आया था उसमें लिखा हुआ था कि हम जो शांति चाहते हैं उनको ये लड़ाई बुरी लग रही है, क्योंकि ये लड़ाई जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी गई थी। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जबरदस्ती जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो हमें बदले में युद्ध करना पड़ा। और जब हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुआ तो ऐसा लगा कि जो खून मिले हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है, कितना पवित्र है सब कुछ। और लेखक कह रहा है कि वो जो उसमें संदेश लिखा था वह ये था कि मैं बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन किसको कहूँ अपना ये दुख, किसको बताऊं, किसको बधाई दूं, क्योंकि हम जो गुलाबों की सरजमी है जहाँ पर बहुत सारे गुलाब खिलते हैं हमारा देश, उसमें कितना सुंदर गुलाब है ये अब्दुल हमीद के रूप में गुलाब कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको खत लिखूं, किसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम्हें लिख दूं, क्योंकि तुम तो वहीं के रहने वाले हो, गाजीपुर के रहने वाले हैं लेखक, इसीलिए तुम्हें ही उसके शहीद होने पर बधाई देता हूं कि और अपना दुख प्रकट करता हूं। देश सेवा के लिए किसी जाति या धर्म विशेष का कोई अलग कर्तव्य नहीं, इसके लिए जरूरी है दिल में देश प्रेम की भावना का होना। इस प्रकार की भावना रखने वाले वीर शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं। आगे लिख रहे हैं कि देश सेवा के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती कि हम विशेष धर्म के तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। अगर हम अपना कर्तव्य समझ के करेंगे तो देश में सभी लोग बराबर हैं। इसके लिए केवल क्या आवश्यक है देश की सेवा के लिए, कि हम देश से प्यार करें। और जो देश से प्यार करता है और देश के नाम पर शहीद हो जाता है उसको शत शत नमन, यानी कि 100 बार नमन। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा है। तो लेखक कह रहे हैं जब उन्होंने वह पत्र पढ़ा तो ऐसा लगा कि मेरा रोम रोम, मेरा एक एक कण उसके एहतराम में खड़ा है। एहतराम यानी कि उसका उसको क्या कर रहा है, उसका इकबाल कर रहा है, उसको नमन कर रहा है। कि मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या जादू है इसके नाम में जो हर कोई ऐसे इसका नाम ले रहा है जैसे कि उसके जुबान पर कुछ मीठा आ गया हो। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह सर बुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के एक अंग है, उनका मजहबी कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो अब्दुल हमीद ने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, उसने ये साबित कर दिया कि जो हमारी कौम है वो मजहब पर नहीं होती। मतलब जो हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो उसमें मजहब की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तो जो हम कौम है वो तो एक तरीके से धूप की तरह उगती है। जैसे सबका जन्म होता है ऐसे ही सबका, सभी धर्म वाले, कोई भी धर्म के हो, किसी भी कौम के हो, सबका ही जन्म होता है। और धर्म तो केवल एक कपड़ा है जो पहना दिया जाता है बाद में, होते तो हम सब हिंदुस्तानी ही हैं। और मुसलमानों की बात करें तो वो भी हिंदुस्तान के एक अंग है, और उनकी जो उनका धर्म है हिंदुस्तान की एकता में कभी बाधक नहीं होता। तो ये बात हमें अब्दुल हमीद ने बताई कि वो एक किसान थे, किसानों के प्रतीक है, मुसलमानों के प्रतीक है। पाकिस्तान कि इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के कई हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। मतलब अगर पाकिस्तान की इस्लामी सेना ने इस्लामी धर्म के नाम पर हम पर आक्रमण किया है और वो भारत के मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि वो इन्हें अलग नहीं कर सकते। और ये बात हमें अब्दुल हमीद ने बताई कि हिंदू और मुसलमान भारत के अभिन्न अंग हैं, उनका आपस में अटूट रिश्ता है। अटूट रिश्ता यानी कि जो कभी टूट नहीं सकता। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर अब्दुल हमीद का जन्म स्थान की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर एक यह छोटा सा गांव न जाने कब बसा या बसाया गया था। यदि अपनी पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए।
काम चल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जब तक अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुआ था तो धामपुर, जो कि अब्दुल हमीद का गांव है जहां पर उसका जन्म हुआ था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। आज गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है उससे 12-13 मील की बाद सड़क पर 1.5-2 मील हटकर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है गाजीपुर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि कब बसा, कब बसाया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा गाँव देख लेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गाजीपुर है। उसका नाम अगर आप बदलकर धामपुर रख लें, गाजीपुर रख लें तो बिल्कुल ऐसे ही काम चल जाएगा। मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही गांव होते हैं जैसे होते हैं। धामपुर यही हो सकता है, यही का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने नाच उठता है। तो अब्दुल हमीद जो था धामपुर का ही रहने वाला था, धामपुर के पास ही जगह है गाजीपुर, वहां का रहने वाला था। और जिसका अगर हम नाम लेते हैं तो अब हमें जो जम्मू में जो पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई हुई थी उसका नजारा हमारे सामने घूम जाता है कि कैसे उसने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। 17 सितंबर 1966 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर अपना पांव न जमा सकें इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो 17 सितंबर 1966 की बात है। हमारे देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश का इज्जत सम्मान रखने के लिए, और जो पाकिस्तानी हमलावर थे वो हमारे देश की धरती पर अपने पांव ना रख सके, हमारे देश की धरती पर अपना कब्जा ना कर सके, इसलिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसा वीर था अब्दुल हमीद। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुश नसीब है वह माँ बकरीदन जिसने शान से मरने वाले, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की इज्जत रख ली। तो वो सच्चा बेटा था, भारत माँ का सच्चा बेटा था, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ की बेइज्जती तो सहन नहीं कर सकता। इसलिए अब्दुल हमीद ने भी अपने देश, अपनी माँ की बेइज्जती सहन नहीं की और दुश्मनों पर टूट पड़ा। और उनकी जो माँ है बकरीदन, वो ऐसी माँ है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश के लिए कुर्बान हो गया। बकरीद को बलिदान का त्योहार माना जाता है और बकरीदन जो कि अब्दुल हमीद की माँ थी, उसने अपने बेटे की इज्जत, मतलब उसके बेटे ने अपनी माँ के नाम की इज्जत रख ली, बकरीदन की। अब्दुल हमीद मरने के पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। मतलब जब तक अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुआ था देश के लिए, तब तक जो उसका गांव था, जो गाजीपुर जो जगह थी, जो जिला है उसका गाजीपुर, अफीम की खेती के लिए, केवड़े और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर इनकी पैदावार होती थी। लेकिन अब तो वो हमीद के रक्त के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यही जो अब्दुल हमीद का जो खून है उनकी सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बातें हमें 17 सितंबर सन 1965 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 1933 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खां दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है कि वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर सन 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ था। मतलब कि जो गाजीपुर है अब्दुल हमीद की जन्मभूमि है, तो उनका जन्म तो हुआ था 1 जुलाई 1933 को, लेकिन किसी को ये बात नहीं मालूम। लेकिन उनके शहीद हो जाने के बाद उनका जन्म, उनकी तारीख सबको अच्छे से याद है कि धामपुर के गांव में, जिले गाजीपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसका मुंडन हुआ था अब्दुल हमीद के नाम पर। लेकिन अगर हम उन सारी बातों को भूल जाएं तो हमें केवल ये बात याद रहेगी, हमें ऐसा लगेगा कि 17 सितंबर 1965 को ही इनका जन्म हुआ है, क्योंकि इसी दिन को हमारे इतिहास में लिखा गया है। इसी दिन के बाद अब्दुल हमीद और उनका गांव इतने प्रसिद्ध हो गए हैं। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली 2 कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते वे पागल नहीं तो और क्या है। उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है,
चाहे वे सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्म समाजी। आगे कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद ने जो अपनी जान दी है देश के लिए, उसने जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है धर्म के नाम पर, उनकी ईंट से ईंट बजा दी है, उनकी सोच की ईंट से ईंट बजा दी है, जो कि धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं। कि वो ये नहीं सोचते कि धर्म के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हर एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में अगर उसका जन्म हुआ है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या ब्रह्म समाज को मानने वाला हो, मतलब हमें इसके आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना है। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को मिला है। यह परमवीर चक्र मिला है हिंदुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो परमवीर चक्र, अगर हम कहें हवलदार अब्दुल हमीद को मिला है, तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारी पूरी भारतीय सेना की इकाई को, भारत की एकता को और हमारे देश की जनता को मिला है। बचपन से अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब मना करती और कहती कि बाप की सिलाई चलाओ, तो वह कहता कि हम जाइब फौज में, तो हाँ रोके न रुकाइब हम। तो जो अब्दुल हमीद के पिता थे एक दर्जी थे, तो वो हमेशा अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं एक बहादुर सिपाही बनूंगा, भारत की फौज में जाऊंगा, हिंदुस्तान की फौज में जाऊंगा। और दादी कहती थी कि बाप की सिलाई का काम कर, तो कहता नहीं, हम तो फौज में ही जाएंगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे और तुम्हारे रोके से रुकेंगे भी नहीं, रोकने से रुकेंगे भी नहीं। समझ लो, बड़े आइल बाड़ी मशीन चलवावे वाली, कहते थे कि बड़ी आई हमसे मशीन चलवाने वाली। दादी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता कि अच्छा अच्छा जहिया फौज में, हमीद खुश हो जाता। इसी तरह मैं अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के कारण उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता। तो बाद में दादी को हार माननी पड़ती थी, कह देती थी कि हाँ हाँ ठीक है चले जाना फौज में। इसी कारण कई बार उनके पिता से भी उनकी लड़ाई हो जाती थी फौज में जाने के चक्कर में, ठीक है। और उसे कपड़े सीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खेल कूद में वह बहुत ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई सानी नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता था। तो बचपन से ही खेल कूद में बहुत तेज थे। गांव में अगर कबड्डी की बातचीत की जाए तो कबड्डी में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। उनके पिता भी उन्हें बहुत देखकर खुश होते थे कि मेरे बेटे में कितनी फुर्ती है, कितनी मतलब कितनी अच्छे से खेलों को खेलता है, बहुत खुश होते थे। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद कुश्ती में रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम तो सीख लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगता। वह तो फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता था। तो कक्षा 4 तक के बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी अब्दुल हमीद ने, हमेशा खेल कूद कुश्ती आदि में लगे रहते थे। सिलाई का काम तो सीख गए थे, लेकिन इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि इनका मन तो हमेशा फौज में जाने का करता था, भारतीय सेना में इनको भर्ती होना था। और उसके लिए होती है फुर्तीले बदन की आवश्यकता, फुर्ती स्फूर्ति तंदुरुस्ती, और इसके लिए वो कबड्डी और कुश्ती में खेलते थे और उसमें खूब मन लगता था। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े में पहुंच जाता था। तो मतलब उसके पिता और दादा दोनों ही पहलवान रहे थे, इसलिए एक तरीके से पहलवानी तो विरासत में ही मिल गई थी उन्हें। सुबह के समय ही जल्दी उठकर कंधे पर लंगोट डालते और अखाड़े में पहुंच जाते। दंड बैठक मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दाव सीखता, जैसे कि सभी पहलवान करते हैं। दंड बैठक करना, मिट्टी को अपने शरीर पर मलना और विभिन्न प्रकार के दावों को सीखना। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के सपने देखता। वह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर वाली एक दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में भी दुश्मनों को भून डालता और जब लामपर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता। मतलब सपने में भी यही देखता कि उसके पास बंदूक है, दुश्मनों को मार रहा है, और फिर जब वापस आ रहा है तो पूरा गांव ढोल ताशे के साथ उसको स्वागत कर, ये सपने देखता था वह। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 में भारतीय फौज में भर्ती हो जाते हैं। पहली परेड में जब इनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने परेड सीखी है, तो मना कर देता है अब्दुल हमीद। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ कि जब तुमने
भाई परेड ही नहीं सीखी तो तुम्हारे पैर सही कैसे जा रहे हैं? तो वो कहते हैं अब्दुल हमीद हम लकड़ी सीखते हैं। जवान ने जवाब दिया कि हम लकड़ी सीखते हैं इसलिए हमें आती है। परेड करवाने वाला हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। जो बच्चों परेड सिखा रहा था वो उनका शागिर्द बन जाते हैं और वो उस्ताद बन जाते हैं। मतलब वो इतने अच्छे से परेड कर पा रहे थे। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता, निशाना लगाने में तो उसे महारत हासिल थी। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सदी हुई निशाने की तारीफ करते नहीं गाते। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता। मतलब बहुत अच्छे से निशाना लगाना भी जानते थे, उड़ती हुई चिड़िया को भी मार गिराते थे। सभी उसके कायल थे, सभी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सदे हुए निशाने की प्रशंसा करते थे। और उनका स्वभाव भी एकदम मिलनसार था, सबसे मिलजुल कर रहते थे और दोस्ताना व्यवहार रखते थे, सबको दोस्त बना लेते थे। ये बात भी उनके दोस्तों को उनकी अच्छी लगती थी। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्द ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी घेरे में है। हमीद भी है, लोगों को क्या मालूम ये सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं है, परमवीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन्हें बहुत ही जल्दी अपना जो रण कौशल, जो युद्ध में जो प्रवीणता है वो दिखाने को मिला। 1962 में हमारे देश पर हुआ चीनी हमला और एक जो जवानों का जत्था था, पूरा गिरोह था, उनके अधीन हो गया। और इसमें अब्दुल हमीद भी था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये वीर नहीं परमवीर है और अग्नि परीक्षा थी। मतलब उसको अपनी वीरता को दिखाना था। लोगों ने देखा उसमें अपार साहस है, वह मौत और शिकस्त के मुकाबले में डटा हुआ है। साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे, उसके बदन से खून के फव्वारे फूट रहे थे, पर उसके मन में कोई कमजोरी नहीं आती, न पिता की, न माँ की, न बीबी और न बेटे की, न गांव की, न घर की। वह हमीद न बाप था, न पति, वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। तो लेखक कह रहे कि उसके सामने हिम्मत में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो चीनी के कब्जे में आ गया था, लेकिन वो लगातार मुकाबला कर रहा था। साथी भी कम होते जा रहे थे, एक एक कर मरते जा रहे थे। उसके शरीर से भी खून का फव्वारा बह रहा था, लेकिन वो उसकी कमजोरी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को प्रदर्शित ही नहीं कर रहा था। उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं आ पा रही थी। वह अपनी ना माँ की चिंता कर रहा था, ना पिता की, ना बीबी की, ना बच्चों की कर रहा था। उसे घर की, गांव की, किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि इस समय न वह बाप था, न वह पति था, वो तो एक सैनिक था, एक हिंदुस्तानी सैनिक जिसे अपने देश की रक्षा करनी थी। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगलती रही, उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रह गया। तो क्या था? वो हिंदुस्तानी की बहादुरी का प्रतीक था। इस समय उसकी मशीन गन लगातार आग बरसा रही थी। धीरे धीरे उसके सारे जो गोले थे वो खत्म हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। या तो मैदान छोड़कर भाग जाए, हथियार डाल दे, क्या करे, या दूसरे मैदान में पहुंचकर लड़ाई करे। अपनी मशीन गन को वह तोड़ देता है और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की ओर चला जाता है, जैसे कि कोई परछाई रेंगकर जा रही हो। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई दी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा दम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। यह तेजपुर था। तो वह कंकरीली मतलब कंकड़ों और पत्थरों से भरी हुई जमीन पर चल रहा था, जंगली झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता जा रहा था। फिर बस्ती दिखाई देती है, वहां पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर दम आ गया, लेकिन बेहोश हो जाता है। तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लॉन्स नायक अब्दुल हमीद बना दिया। तो जो इस मोर्चे पर उसने कार्य किया था, इससे अब वो सेना का नायक बन गया था, मतलब लीडर बन गया था सेना, लॉन्स नायक। ठीक है, यह तारीख 12 मार्च सन 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक, हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। तो 1962 की बात है, और फिर 2-3 साल में ही वो नायक बन गया, मतलब सेना को का नेतृत्व करने वाला बन गया, हवलदारी भी मिल गई और कंपनी क्वार्टर का मास्टर भी हो गया। जब सन 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध ना करेंगे।
पर उनका ये समझना कोरा भ्रम था। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि हिंदुओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके। जिन लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति शंका थी, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे। तो 1965 में भारत पर पाकिस्तान का हमला होता है तो अब्दुल हमीद को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो यही समझता था कि भारत के मुसलमान जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी उनका विरोध ना करेंगे, उनका साथ देंगे, और ये उनकी गलती थी। क्योंकि चाहे मुसलमान, अगर भारत का मुसलमान है तो वो भारत पर इतना ही गर्व करेगा जितना कि हिंदू करता है। और दोनों ही जब युद्ध हुआ तो अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध में कूद पड़े थे। और अब्दुल हमीद ने जो बलिदान दिया उसके बाद तो ये जो उनकी शंका थी कि पाकिस्तानी जो सोच रहे थे कि मुसलमान उनका साथ देंगे, ये खत्म हो गई, क्योंककि मुसलमानों ने ये बता दिया कि पहले धर्म नहीं आता, पहले देश आता है। 17 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्यकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुस आने का उनका हौसला बुलंदी पर था, पर वह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त पड़ता गया। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह आगे खुद बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में 3-3 टैंक बर्बाद हो गए। तो ये जो हमारी लड़ाई हुई थी 17 सितंबर 1965 में कसूर क्षेत्र में हुई थी, उसके पास से टैंक, बैटन टैंक थे, बड़े बड़े दैत्य के आकार के, यानी कि राक्षस के आकार के बहुत ही मजबूत फौलादी टैंक थे और लगातार सब कुछ बर्बाद करते हुए हमारी भारतीय सीमा में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानियों का जो हौसला है बहुत बुलंदी पर है, लेकिन भारतीय वीरों के सामने जो उनका हौसला था, उनकी हिम्मत थी, सब बेकार हो गई। और यहाँ पर मोर्चे पर डटा था अब्दुल हमीद, जो लगातार अपने सैनिकों को कहता आगे बढ़ो, और खुद भी आगे बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि जो हमारे सामने दुश्मन खड़ा है लोहे का है, लेकिन उसने अपनी एंटी टैंक बंदूक ने से लगातार आग उगल रहा था, और फिर एक एक कर उसने तीनों टैंकों को गिरा दिया। अपनी सेना को साथ देकर तीनों टैंकों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वे अपने प्राण हथेली पर रखकर हमला करता जा रहा था। तो जो पाकिस्तानी हमलावर आए थे उनकी शिकस्त हुई, उन्हें हार मिली। और पता नहीं ऐसी कैसी शक्ति आ गई थी उस समय, अनोखी शक्ति आ गई थी अब्दुल हमीद में कि वो अपने प्राण हथेली पर लेकर आगे बढ़ रहा था। मतलब अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। देखते देखते उसने 3-3 टैंक धराशायी कर दिए। इसी वक्त कोई चीज उसके सीने से टकराई, उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। जब वो तीनों टैंकों को बर्बाद कर रहा था, उसी समय कोई चीज आकर उसके सीने से टकराती है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ से अंधेरा रंगता हुआ बढ़ा जा रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई है, इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह। तो वो फिर भी अपने सैनिकों को उस समय यही कह रहा था, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। अंत में केवल उसके होठ से यही निकल पाया, मतलब जिसमें ज्यादा होठ हिलाने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। तो उसके मुख से जो आखिरी शब्द अल्लाह निकला, वो ऐसा लग रहा था कि पूरी युद्ध भूमि में गूंज रहा है, और फिर एकदम शांति छा जाती है। ऐसी शांति जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं थी। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था, और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। मतलब हमेशा से वो यही सपना तो देखता आ रहा था बचपन से कि उसे देश के लिए मरना है। मतलब हमेशा से बचपन से उसने यही सपना देखा था कि उसे देश के लिए मरना है, और वो इसको हंसी खेली समझता था। ये सपना उसका आज पूरा हो गया था। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक है, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों ना हो।
हो हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जाती जागती मिसाल है। तो वह धर्म से तो मुसलमान था, लेकिन जो वतन से उसका रिश्ता था, जो देश से उसका रिश्ता था, उसको हम खून से, धर्म से बड़ा मान सकते हैं, ज्यादा मजबूत मान सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें कभी नहीं बांट सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बराबर है, सभी एक देश के नागरिक है। और ये बात हमें अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने सिखा दी। ये उनकी कुर्बानी जीती जाती मिसाल है हमारे लिए कि हम सब भाई भाई हैं। पाठ हमें क्या सिखाता है, शिक्षा देता है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई बहन हैं। उद्देश्य एकता की भावना उत्पन्न करना। ये पाठ हमें एकता की भावना को अपने अंदर प्रबल करने की प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, देश को हम सर्वोच्च माने। पाठ के शब्दार्थ, वतन, देश, सौगात, उपहार, पिक्चर, चित्र, हसीन, सुंदर, शोक, दुख, एहतराम, स्वागत, साबित करना, प्रमाणित करना, दूब, घास, कौम, जाति, घमासान, भयानक, कुर्बान होना, बलिदान देना, रणभूमि, युद्ध भूमि, तमन्ना, तीव्र इच्छा, मुकरना, मना कर देना, सानी, बराबरी, रमा रहना, लीन रहना, मग्न रहना, ख्वाब, स्वप्न, शागिर्द, शिष्य, बर्फपोश, बर्फ से ढकी, शंका, शक, संदेह, निर्मूल, आधारहीन, व्यर्थ, हौसला, साहस, पस्त पड़ जाना, ठंडा हो जाना, लोहे का दैत्य, पैटर्न, टैंक। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अब्दुल हमीद रहने वाला था मीरापुर का, गाजीपुर का, सोनपुर का या सीतापुर का? तो ये था गाजीपुर का। अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी 17 सितंबर 1966 को, 17 मार्च 1965 को, 9 फरवरी 1986 को, 7 दिसंबर 1986 को। लगा देंगे 17 सितंबर 1966 को। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया सन 1961, सन 1963, सन 1964, सन 1965 में। तो सन 1965 में। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। देखते अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। ठीक है, त्याग है ये। तो अब्दुल हमीद कहाँ का रहने वाला था? धामपुर, धामपुर का रहने वाला था। बकरीद बलिदान का त्योहार है। हिंदुस्तान का हर नागरिक क्या है? हिंदुस्तानी है। अगर वो हिंदुस्तान में रहने वाला है तो हिंदुस्तानी है, हर नागरिक भारतीय है। सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। तो जवान। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे देश के वीर शहीद अब्दुल हमीद के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।